What's up, people? I hope you're having a good time. So today we'll be recording मेगा एग्जामिशन चैप्टर. अपन मेगा एग्जामिशन का एक ओवरव्यू देखेंगे एंड बिकॉज इट इज़ योर लास्ट मोमेंट रिवीजन, ये तुम्हारा एक चैप्टर ओवरव्यू है तो मैं इन डेप्थ नहीं जाऊंगा, लेकिन कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है अपन खाली उतना ही पिक करेंगे. अगेन इट इज़ एन इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एट इंटर एज वेल एज एट फाइनल लेवल. इसके क्वेश्चन आते हैं. इसके अलावा ये चैप्टर बड़ा है तो आई एम नॉट रिकॉर्डिंग इट इन वन गो. मैं इसको एक वीडियो में नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ. आई एम रिकॉर्डिंग इट इन 2 पार्ट. सो आई जस्ट वांट यू गाइस कि तुम दोनों पार्ट इसका देख लो. ठीक है, चल चालू करते हैं अपन. ओवरव्यू है, फटाफट देखते जाएंगे. तुम खाली प्रोविजंस इसके रिकलेक्ट करते जाना. सबसे पहला है तुम्हारा नंबर 1 सर्विसेज रिलेटेड टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट. इसके अंदर एंट्री नंबर 1 है तुम्हारा चैरिटेबल एक्टिविटीज बाय रिलीजियस ट्रस्ट. ठीक है, बाय रिलीजियस, बाय और टू वाला पार्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेगा एग्जामिनेशन चैप्टर. भैया ये लोग बाय और टू में ही तुम्हारी पूरी फिरकी ले लेंगे, तो ये चीज़ याद रखना. ठीक है, तो बाय ट्रस्ट है तो ट्रस्ट कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है वो, अगर पब्लिक हेल्थ इन रिलेशन टू केयर काउंसलिंग हो गया, HIV एड्स हो गया, नार्कोटिक ड्रग्स या अल्कोहल हो गया, पब्लिक अवेयरनेस हो गया, तो अगर ये सारी सर्विसेज दे रहा है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी. ठीक है, अगर वो रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी या योगा का एडवांसमेंट रिलेटेड सर्विस दे रहा है तो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी. नेक्स्ट, अगर वो एजुकेशनल प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट मतलब अवेयरनेस स्प्रेड कर रहा है, कहाँ पे, अबेंडेंट हो गए, ऑर्फन हो गए, होमलेस चिल्ड्रन हो गए, इनके बीच में, या फिर फिजिकली या मेंटली इल है इनके बीच में, जो प्रिजनर्स है इनको अगर कोई अवेयरनेस प्रोग्राम दे रहा है, या फिर कोई रूरल एरिया में कोई सीनियर सिटीजन है उनको कोई अवेयरनेस प्रोग्राम दे रहा है, तो वो अवेयरनेस प्रोग्राम का भी जो GST है वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा. ठीक है, ऊपर है ना फर्स्ट पॉइंट जो है ना, सी का जो फर्स्ट पॉइंट है ना, उस पर एक चीज़ ध्यान रखना कि इन लोगों ने स्लम्स की बात नहीं की है. दे हैव टॉक्ड अबाउट अबेंडेंड, ऑर्फन एंड होमलेस चिल्ड्रन, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्लम्स. और जो लास्ट पॉइंट है ना उसमें रूरल एरिया पे मैंने मार्क करके रखा हुआ है. तुम्हें अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी रूरल एरिया दिखता है ना तो डायरेक्टली वो एग्जेम्प्ट करके आ जाना, बिना दिमाग लगाए. अगर तुम्हें नहीं याद आ रहा है ना तो बिना दिमाग लगाए उसको एग्जेम्प्ट करके आ जाना. 99% ऑफ द एक्टिविटीज कैरिड एट रूरल एरिया आर एग्जेम्प्ट. ठीक है, ये एक क्रक्स है, इसको याद रखना. नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट प्रिजर्व करने के लिए अगर कोई अभी जो पब्लिक के बेनिफिट में कोई अगर काम हो रहा है ना तो वो मोस्टली एग्जेम्प्ट होगा. अगर तुम देखोगे ना तो मोस्टली जो पब्लिक के बेनिफिट्स में काम हो रहा है ना वो एग्जेम्प्ट है. देख, ओनली दो सर्विसेज जो अपन ने ऊपर देखी ना, A, B, C एंड D एंड C के 4, तो खाली ये सर्विसेज अगर ट्रस्ट प्रोवाइड करता है ना तो एग्जेम्प्ट है अनलेस अदरवाइज मेंशन. इसके अलावा अगर ट्रस्ट कोई और सर्विसेज दे रहा है ना तो वो सारी की सारी सर्विसेज टैक्सेबल हो जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखना. दे आर टॉकिंग अबाउट डोनेशन. अभी देख, डोनेशन 2 टाइप का होता है, 3 कंडीशन है स्कीम में. कंडीशंस पे अपन बाद में जाएंगे. पहला डोनेशन ये है जो भैया मैं डोनेट कर रहा हूँ, एक हाथ से डोनेट कर रहा हूँ, मेरे दूसरा हाथ को पता नहीं चल रहा. ठीक है, दूसरा डोनेशन वो होता है जो मैं डोनेट करता हूँ तो गाँव में ढिंडोरा पीटता हूँ. तो सेकेंड वाला जो डोनेशन है ना उसको अपन डोनेशन नहीं बोलते, उसको अपन बोलते हैं प्रमोशन. ठीक है, तो अभी देख, डोनेशन एग्जेम्प्ट कब होगा, मतलब डोनेशन पे GST कब लगेगा, ओनली व्हेन ऑल द 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. पहला कंडीशन क्या है, चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन देना चाहिए टू चैरिटेबल ट्रस्ट. दूसरा, उसका फॉर्म शुड बी स्ट्रिक्टली इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन और गिफ्ट. एंड तीसरा, इट शुड बी फिलेंथ्रोपिक, दैट इज इट शुड नॉट बी फॉर बिजनेस पर्पस, नॉन बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए. ठीक है, तो डोनेशन अगर तुमको क्वेश्चन में आता है तो तुम क्या चेक करोगे, चैरिटेबल ट्रस्ट को दिया है कि नहीं दिया है. अगर चैरिटेबल ट्रस्ट को दिया है तो सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, गिफ्ट या डोनेशन के फॉर्म में है कि नहीं है. अगर गिफ्ट या डोनेशन के फॉर्म में है तो थर्ड कंडीशन क्या बोलता है कि भैया मार्केटिंग पर्पस के लिए है कि नहीं है. ठीक है, अगर तुमको चाहिए तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो एग्जाम्पल एक बार देख लेना. ठीक है, स्क्रीन को पॉज करना और एग्जाम्पल एक बार देख लेना. अपन आगे बढ़ रहे हैं. नेक्स्ट, रिलीजियस सेरेमनी, कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी. भैया कोई भी रिलीजियस सेरेमनी के लिए अगर अपन पूजा पंडित को बुलाते हैं या प्रीस्ट को बुलाते हैं या मौलाना को बुलाते हैं, ठीक है, तो उस केस में उनका जो भी फीस है वो फीस पे GST नहीं लगेगा. फॉर एग्जाम्पल भैया तुम्हारे बच्चे हुए, ठीक है, तो बच्चे हुए तो उसकी अपन पूजा रखते हैं, वो पूजा का अगर कुछ खर्चा हो रहा है तो वो खर्चे पे GST नहीं लगेगा. शादी हो रही है, शादी में पंडित जी को पैसे दे रहे हैं तो वो पैसों पे भी GST नहीं लगेगा. समझ में आ गया. तो ये हो जाता है रिलीजियस सेरेमनी. कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी मतलब पूजा पाठ. पूजा पाठ के लिए अगर किसी को बुला रहा हो, उसको कोई पैसे दे रहा हो तो GST नहीं लगेगा. नेक्स्ट, रेंटिंग ऑफ प्रीसिंक्ट्स. अगर मेरा कोई अगर कोई रिलीजियस प्रीसिंक्ट है जो जनरल पब्लिक को रेंट पे दे रहा है, ठीक है, जनरल पब्लिक की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक कास्ट की बात नहीं कर रहे. एंड
प्रीसिंक्ट रेंट पे देने की बात हो रही है, पर्पस की बात नहीं हो रही। फॉर एनी पर्पस इट विल बी एग्जेम्प्ट। कब एग्जेम्प्ट होगा? अगर मैं रूम दे रहा हूँ, वो रूम का रेंट लेस देन ₹1000 पर डे है, अगर मैं कोई प्रीमाइसिस दे रहा हूँ जिसका रेंट लेस देन ₹10,000 पर डे है, या फिर अगर मैं कोई शॉप दे रहा हूँ किसी को बिजनेस या ट्रेड कंडक्ट करने के लिए जिसका लेस देन 10,000 पर मंथ रेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखना, एग्जाम में आने का चांसेस है। ये बोला है रिलीजियस प्रीसिंक्ट्स को रेंट पे देना। कौन सा पर्पस की बात नहीं की है। फॉर एनी डैम पर्पस इट विल बी एग्जेम्प्ट। कब एग्जेम्प्ट होगा? जब ये लिमिट्स मेट होगी। समझ में आ गया? ठीक है, चल इसको एक बार ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट, अगर तुमको चाहिए तो यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल लिख के रखे हुए हैं, वीडियो को पॉज करो और एक एग्जाम्पल भी देख लेना सो दैट तुमको क्लैरिटी मिल जाए। नेक्स्ट देखते हैं, एक्टिविटीज अदर देन दोज मेंशन्ड अबव विल बी टैक्सेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स मैनर और नेम इन विच द कंसिडरेशन इज रिसीव्ड। रिलीजियस यात्रा, पिलग्रिमेज, तुम्हारा हज यात्रा हो गया, कुमाऊन मंडल हो गया, तो ये जो रिकॉग्नाइज्ड यात्रा है ना, ठीक है, इनको अगर कंडक्ट करने के लिए कोई भी पैसे लग रहे हैं तो वो पैसे पे भी जीएसटी नहीं लगेगा, ओनली इफ इट इज प्रोवाइडेड बाय एनी स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन। अदरवाइज अगर कोई पिलग्रिमेज या ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हो रही है तो इट विल बी टैक्सेबल अनलेस एंड अदरवाइज मेंशन। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर वालों ने एक यात्रा ऑर्गेनाइज करी, ठीक है, तो वो यात्रा के लिए अगर मैं कोई भी सर्विसेज ले रहा हूँ जिस पर अगर मेरे को जीएसटी लगना भी होगा ना, तो वो जीएसटी लगेगा, वो एग्जाम नहीं होगा। क्यों? बिकॉज आई एम नॉट अ स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चल नेक्स्ट देखते हैं। ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज बाय चैरिटेबल ट्रस्ट। अगर कोई ट्रस्ट किसी आर्ट या कल्चर या स्पोर्ट्स का ट्रेनिंग या कोचिंग देता है तो वो ट्रेनिंग और कोचिंग की जो फीस लेगा ना, वो फीस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। अदर देन आर्ट, कल्चर या स्पोर्ट्स है, कोई दूसरा ट्रेनिंग दे रहा है तो उस पर जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, फॉलोइंग आर सम सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रजिस्टर्ड एंटिटी अंडर सेक्शन 12AA। मतलब जो ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड एंटिटी अंडर सेक्शन 12AA मतलब ट्रस्ट। ठीक है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट, अगर वो इनमें से कोई एक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है ना, तो यहाँ पर या तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा या टैक्सेबल हो जाएगा। वो उसकी लिस्ट दी है। सबसे पहला है मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का अगर मैनेजमेंट ट्रस्ट के पास है ना, तो वो भी एग्जेम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा हॉस्टल अकोमोडेशन। अकोमोडेशन आ गया, मतलब अगेन रेंटिंग आ गया। रेंटिंग वाला एंट्री नंबर 14 में भी दिया हुआ है, जो अपन आगे देखेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले पार्ट में। उसमें भी यही बोला कि अगर तुम अकोमोडेशन पर्पस के लिए कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पे देते हो, ठीक है, होटल हो गया, लॉज हो गया, इन हो गया, गेस्ट हाउस हो गया, कुछ भी, एंड अगर उसका वैल्यू इज लेस देन ₹1000 पर डे, then it is exempt. If it is equal to 1000 or more than 1000 per day, then it will be taxable. ठीक है, नेक्स्ट योगा एंड मेडिटेशन कैंप अगर आ गया तो योगा चैरिटेबल एक्टिविटी में कवर्ड है, देयरफॉर वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स एंड कैंप्स अगर मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी को बाहर लेके जाता हूँ स्ट्रिक्टली फॉर द एडवांसमेंट ऑफ योगा, रिलीजन हो गया, स्पिरिचुअलिटी योगा हो गया, उसके लिए अगर मैं किसी को बाहर लेके गया और वहाँ पर अगर मैंने उनको अकोमोडेशन सर्विस दी, देन वो कंपोजिट सप्लाई हो जाएगा, फॉर विच द प्राइमरी सप्लाई विल बी योगा, स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन, एंड एंसिलरी सप्लाई विल बी रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो उस केस में सच रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विल बी एग्जेम्प्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू। ठीक है, अदरवाइज अगर मैं फूड सर्विसेज दे रहा हूँ या ड्रिंक्स वगैरह कुछ दे रहा हूँ, ठीक है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, चैरिटेबल वाला, रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स एंड नीचे चैरिटेबल वाला, इसको अच्छे से देख लेना। इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो एग्जाम्पल भी देख लेना। नेक्स्ट देख, हॉस्पिटल्स मैनेज बाय चैरिटेबल ट्रस्ट, एंट्री नंबर 74। अगर कोई इंस्टीट्यूट मैनेज हो रहा है, चैरिटेबल ट्रस्ट अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट मैनेज कर रहा है तो वो भी एग्जेम्प्ट है। अगर कोई ट्रस्ट हॉस्पिटल मैनेज कर रहा है तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख, एग्रीकल्चरल रिलेटेड 99% सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। तो अपन जो सर्विसेज एग्जेम्प्ट है ना, उस पर फोकस नहीं करेंगे। अमेंडमेंट्स और जो सर्विसेज टैक्सेबल है, अपन खाली उसी पे फोकस करेंगे, सो दैट अपन को 99% पार्ट नहीं देखना रहा, खाली 1% पार्ट देखना रहा। ठीक है, चल सबसे पहला राइस इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में। देख, यहाँ पे राइस में लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरिंग और वेयरहाउस की बात की है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ राइस की बात नहीं की है। सेल एंड परचेज ऑफ राइस इज टैक्सेबल, इट इज नॉट ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। ठीक है, न्यू एंट्री है एंट्री नंबर 24B। कोई भी अमेंडमेंट एंट्री है ना, जितनी भी अमेंडमेंट एंट्री है ना, वो तो सारे के सारे एंट्री नंबर तुम याद कर ही लेना।
ठीक है। एंट्री नंबर 24B क्या बोलता है, स्टोरेज और वेयरहाउस किसका, सीरियल्स हो गया, पल्सेस हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, शुगर केन हो गया, कोकोनट हो गया, स्पाइसेस हो गया, जैगरी हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गया, इन सब का स्टोरेज या वेयर हाउसिंग है ना, तो उस पर जो भी चार्जेस है ना वो चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगेगा। देख एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो मार्क करके रखना, दैट इज जैगरी। क्यों मार्क करके रखना मैं तुमको आगे बताऊंगा, अभी एक बार मार्क करके रख लो। नेक्स्ट फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन मतलब अगर कुछ स्प्रे वगैरह करना हो, कोई स्मोक हो गया या तुम्हारे कोई क्रॉप्स वगैरह है जो तुम चाहते हो कि इन्फेक्ट नहीं हो, उस पर अगर कुछ फ्यूमिगेशन एक्टिविटी करो तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगता। नेक्स्ट सर्विसेज इन रिलेशन टू कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रेयरिंग ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ स्टॉक एक्सेप्ट हॉर्सेस। अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी हॉर्स दिखता है या फिर स्टड फार्मिंग दिखता है तो डायरेक्टली आंख बंद करके उसको टैक्सेबल कर देना। हॉर्सेस या स्टड फार्मिंग के अलावा अगर कोई एनिमल रिलेटेड कोई एक्टिविटी है तो वो दैट इज कंसिडर्ड अंडर एग्रीकल्चर एंड दैट विल बी एग्जेम्प्ट। ठीक है, देख अभी सबसे पहला है एग्रीकल्चरल ऑपरेशन डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन रिलेटेड कोई भी एग्रीकल्चरल ऑपरेशन हो रहा है उसका अगर कोई भी चार्जेस लग रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सप्लाई ऑफ फार्म लेबर पे जीएसटी नहीं लगेगा। नो प्रोसेस और वेरी लो प्रोसेस, मैंने कोई क्रॉप्स उगाए या कोई भी प्रोडक्ट उगाया उस पर या तो मैं बिल्कुल प्रोसेस नहीं कर रहा, एज इट इज मार्केट में उतार रहा हूँ, या फिर हल्का सा प्रोसेस कर रहा हूँ जिससे उसका फॉर्म प्राइमरी फॉर्म चेंज नहीं हो रहा और उसको मार्केट में उतार रहा हूँ तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। हावेवर अगर मैंने कोई भी क्रॉप्स उगाए या कुछ भी ऐसा मैंने एग्रीकल्चरल एक्टिविटी किया उसके बाद अगर मैं उस पर कोई फर्दर प्रोसेसिंग करता हूँ जिससे उसका प्राइमरी फॉर्म चेंज हो जाता है एंड वो सेकेंडरी में मार्केटेबल हो जाता है ना, तो उस केस में उस पर जीएसटी लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पटेटोस, मैं पटेटोस उगा रहा हूँ और उसको एज इट इज बेच रहा हूँ तो दैट इज कॉल्ड सेलिंग द क्रॉप्स अंडर सेलिंग द वेजिटेबल इन प्राइमरी मार्केट, तो उस केस पे सेल ऑफ पटेटो पे टैक्स नहीं लगेगा। हावेवर मैंने पटेटोस उगाए, उसको प्रोसेस किया एंड नाउ आई एम सेलिंग पटेटो चिप्स इन मार्केट, तो वो जो पटेटो चिप्स मैं बेच रहा हूँ ना दैट इज कॉल्ड सेल ऑफ पटेटो इन सेकेंडरी मार्केट आफ्टर क्या बोलते हैं इसको, आफ्टर प्रोसेसिंग। तो वो जो प्रोसेसिंग वाला पार्ट है ना वो ध्यान रखना, टमाटोज, पटेटोज, ऑनियंस, इस पे एज इट इज़ अगर मैं बेचूंगा तो जीएसटी नहीं लगेगा। प्रोसेस करके चिप्स बना के या केचप बना के बेचता हूँ तो इस पर जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, तो ये जो थर्ड नंबर पॉइंट है वो देख लेना, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एग्रो मशीनरी या वेकेंट लैंड अगर मैं दे रहा हूँ, रेंट पे दे रहा हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पर्पस, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसका लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरिंग एंड वेयर हाउसिंग विल बी एग्जम्प्ट। सो बेसिकली लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग ऑफ एनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस विल बी एग्जम्प्ट। ठीक है, इंक्लूडिंग राइस। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विस दे रहा हूँ तो वो भी एग्जम्प्ट हो जाएगी। देख नोट्स इंपॉर्टेंट है, ये जो नोट्स वाले ना 1 to 6 ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू वांट तो तुम कहीं पे इसको लिख के भी रख सकते हो। सबसे पहला हॉर्सेस रिलेटेड स्टड फार्मिंग, तो दैट इज टैक्सेबल। सेकंड तुमको बोला कि कल्टीवेशन एंड रेयरिंग में क्या क्या आता है वो तुमको बताया है, तो वो एक बार देख लेना। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि अगर मैं कोई ऐसा प्रोसेस कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे उसका फॉर्म चेंज हो जाता है एंड वो रिटेल मार्केट में चला जाता है बेचने के लिए, वो प्राइमरी मार्केट में नहीं रहता, वो रिटेल मार्केट में चला जाता है, तो उस केस में भी वो टैक्सेबल हो जाएगा। सेम पटेटोज एंड पटेटो चिप्स, पटेटोज प्राइमरी मार्केट, पटेटो चिप्स रिटेल मार्केट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है कि टी, कॉफी बीन्स, कॉफी पाउडर है ना, अगर मैं इनका सप्लाई कर रहा हूँ तो इट इज एग्जेम्प्ट। हावेवर ग्रीन टी की बात आती है तो ग्रीन टी का जो लीव्स है ना वो रॉ फॉर्म है, उसको अगर मैं प्राइमरी मार्केट में सप्लाई करूंगा ना तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं उसको प्रोसेस करके ग्रीन टी में कन्वर्ट करता हूँ ना तो वो सेकेंडरी मार्केट, रिटेल मार्केट में चला जाता है। देयरफॉर ग्रीन टी लीव्स एग्जेम्प्ट है, ग्रीन टी या ग्रीन टी बैग्स वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो पॉइंट नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। पॉइंट नंबर 5 अगेन इंपॉर्टेंट है, जैगरी। मैंने ऊपर तुम्हें मार्क करवाया था, लोडिंग, अनलोडिंग, स्टोरिंग, वेयरहाउस ऑफ जैगरी इज एग्जेम्प्ट। However, sale and purchase of jaggery is not exempt as it is not treated as agricultural produce just like rice. ठीक है, तो jaggery is not an agricultural produce, therefore उसका sale and purchase will be taxable. पल्सेस, अगर दाल है तो दाल का सेल एंड परचेज विल बी टैक्सेबल। हावेवर होल पल्स ग्रेन है, राजमा हो गया तुम्हारा, ठीक है, तो अगर होल पल्स ग्रेन है तो उसका परचेज एंड सेल विल बी एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट जॉब वर्क, एनीथिंग रिलेटेड टू जॉब वर्क प्लस एग्रीकल्चरल इट विल बी एग्जेम्प्ट। हावेवर इसके अंदर ये जो मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इट विल बी टैक्सेबल।
ठीक है। नेक्स्ट, इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक। इंसेमिनेशन मतलब इम्प्रेग्नेंटिंग, गाय आ गई, ठीक है, गाय को प्रेग्नेंट करना ताकि उससे बछड़े मिले, ताकि और दूध मिले और प्रोडक्शन हो। तो इंसेमिनेशन वाला जो एक्टिविटी है उसमें भी अगर कोई चार्जेस लग रहा है तो वो चार्जेस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। समझ में आ गया। एग्रीकल्चरल हो गया। नेक्स्ट आता है एजुकेशन। ये जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट चैरिटेबल ट्रस्ट, सेकंड एग्रीकल्चरल एंड थर्ड एजुकेशन, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लेना अच्छे से। एजुकेशन में क्या बोला है, एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट फैकल्टीज और स्टाफ विल बी एग्जाम। एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल स्टूडेंट इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर विच अ कंसिडरेशन इज चार्ज देन सच कंसिडरेशन विल बी एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। ठीक है, अभी नीचे बी वाला पॉइंट है ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट। अगर ट्रांसपोर्टेशन तुमको दिखता है स्टूडेंट, फैकल्टी या स्टाफ, देन इट इज एग्जाम्प्ट ओनली टू प्री स्कूल एंड सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल। उसके अलावा जो भी रहेगा ना तो दैट इज टैक्सेबल। सेकेंड, केटरिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग मिड डे मील्स, अगेन इट इज एग्जाम्प्ट ओनली टू प्री स्कूल एंड सेकेंडरी हायर स्कूल। उसके ऊपर अगर कुछ भी रहेगा तो इट विल बी एग्जाम्प्ट टैक्सेबल। थर्ड, सिक्योरिटी सर्विसेज और क्लीनिंग और हाउस कीपिंग सर्विसेज अगेन प्रोवाइडेड टू प्री स्कूल और सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल इज एग्जाम्प्ट। उसके ऊपर अगर रहेगा तो टैक्सेबल। अब नाउ व्हाट इज सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल? सेकेंडरी इज अप टू 10th, हायर सेकेंडरी इज अप टू 12th। ठीक है, तो मतलब अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन हो गया, केटरिंग हो गया, सिक्योरिटी हो गया, ये अगर मैं डिग्री वालों को पढ़ा रहा हूँ या डिग्री वाले अगर कोई स्टाफ है या कोई स्टूडेंट्स है, उनको अगर मैंने ये सर्विसेज दी तो इट विल बी टैक्सेबल, जीएसटी लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट, सर्विसेज टू एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। अगर कोई इंस्टीट्यूट एडमिशन का सर्विस दे रहा है या एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का सर्विस दे रहा है तो इट विल बी एग्जाम्प्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज सेकेंडरी, प्री स्कूल, हायर सेकेंडरी, वॉट एवर इट इज, डिग्री कॉलेज जो भी है, ठीक है, एग्जाम्प्ट टू ऑल। एंड लास्ट, सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स और पीरियोडिकल्स। ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स एंड पीरियोडिकल्स है ना, ये तुम्हारे 10th और 12th लेवल वालों के लिए दी है, ये बड़ी चीज़ है, देयरफॉर ये खाली बड़े इंस्टीट्यूट्स को एग्जाम्प्ट है। प्री स्कूल और सेकेंडरी, हायर एंड सेकेंडरी स्कूल वालों को ये एग्जाम्प्ट नहीं है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर है ना पूरा एक क्वेश्चन आया था एक अटेम्प्ट में, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करके रखना, ये लोग काफ़ी घुमा सकते हैं इसमें। नेक्स्ट, नोट्स है, कोर एजुकेशनल सर्विसेज है तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी, अदर एजुकेशनल सर्विसेज है तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। कोई भी सर्विसेज अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन दे रहा है इन रिलेशन टू एजुकेशन, इट विल बी टैक्सेबल। एनीथिंग रिलेटेड टू बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स विल ऑलवेज बी टैक्सेबल। ठीक है, वेदर इट इज एजुकेशन और नॉट। प्री स्कूल, सेकेंडरी स्कूल एज अ पार्ट ऑफ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ, इट विल बी एग्जाम्प्ट। नेक्स्ट, अप्रूव्ड एजुकेशन है तो वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अप्रूव्ड एजुकेशन कौन कौन सा है उसकी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। अभी एज अ पार्ट अगर हो रहा है, ठीक है, एज अ पार्ट मतलब इट कवर्स डिग्री कोर्सेज बाय कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा, तो ये भी तुम्हारा इसमें आ जाता है, क्या बोलते हैं, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन की लिस्ट में आ जाएगा। तो अगर कोई डिग्री कोर्स है तो वो भी एग्जाम्प्ट है, कोई यूनिवर्सिटी कोर्सेज है तो वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। एज अ पार्ट डज नॉट कवर, प्राइवेट कोचिंग हो गया, कोचिंग बाय फॉरेन कंट्री हो गया, बिजनेस, ट्रेड वगैरह हो गया, तो ये सब अगर दे रहे हैं ना तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट आईटीआई। ठीक है, प्राइवेट आईटीआईज अगर कोई सर्विस दे रहा है, कौन सा सर्विस, एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट आईटीआई विल बी टैक्सेबल एक्सेप्ट डेजिग्नेटेड ट्रेड नोटिफाइड। अगर डेजिग्नेटेड ट्रेड, नोटिफाइड डेजिग्नेटेड ट्रेड सर्विसेज है तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी, अदरवाइज सारी की सारी सर्विसेज विल बी टैक्सेबल। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है, इनपुट सर्विसेज है। ठीक है, सम ऑफ द इनपुट सर्विसेज लाइक कैंटीन सर्विसेज हो गई, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हो गया, तो ये सारी सर्विसेज टैक्सेबल हो जाएगी। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, लॉजिंग हो गया, बोर्डिंग इन हॉस्टल्स हो गए, तो ये सब कैसा है ना, बाय प्री स्कूल एजुकेशन एंड हायर सेकेंडरी स्कूल इट विल बी एग्जाम्प्ट। ठीक है, सब्सक्रिप्शन, एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस अगर मैं ले रहा हूँ फॉर द पर्पस ऑफ अकोमोडेशन तो ये भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज इट इज कवर्ड अंडर एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंस्टीट्यूशन टू स्टूडेंट, फैकल्टीज और स्टाफ। ठीक है। नेक्स्ट, बोर्डिंग स्कूल। अगर कोई बोर्डिंग स्कूल्स वाले हैं जो एजुकेशन के साथ साथ अदर सर्विस भी दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल एजुकेशन प्लस अकोमोडेशन प्लस कैंटीन, ठीक है, तो इस केस में ये कंपोजिट सप्लाई हो जाएगा। इसका प्राइमरी सप्लाई विल बी, प्रिंसिपल सप्लाई विल बी एजुकेशन एंड वेयर एज अकोमोडेशन प्लस फूड विल बी एंसिलरी सप्लाई।
ठीक है। तो अगर मेरा प्रिंसिपल सप्लाई एग्जाम्प्ट है तो मेरे एंसिलरी सप्लाईज बाय डिफॉल्ट एग्जाम्प्ट हो जाएगी, इन विच केस बोर्डिंग स्कूल्स वाला जो ये सप्लाई है ना वो मेरे इस पर जीएसटी नहीं लगता। देयरफॉर उसके साथ अगर मैं कोई अकोमोडेशन दे रहा हूँ एंड रेस्टोरेंट सर्विस दे रहा हूँ तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स वैल्यू, ठीक है। लेकिन अगर ये मेरा कंपोजिट सप्लाई नहीं है और मगर मिक्स्ड सप्लाई होता है तो जो भी हाईएस्ट टैक्स रेट रहेगा वो लग जाएगा। मिक्स सप्लाई मतलब हाईएस्ट टैक्स रेट प्लस एग्जाम्प्ट सब इंक्लूड होता है। तो इसमें मेरा बोर्डिंग एग्जाम्प्ट है, बट अगर मेरा इस पे क्या बोलते हैं रेंटिंग पे टैक्स लग रहा है और मेरा फूड पे टैक्स लग रहा है तो दोनों में से जो भी हायर टैक्स रेट रहेगा वो टोटल वैल्यू पे लग जाएगा डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस, ठीक है। नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आईआईएम टू देयर स्टूडेंट। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन सर्विसेज है मतलब 1 साल से ज़्यादा का है तो वो एग्जेम्प्ट है। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन सर्विसेज है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा एट द रेट ऑफ 18%। ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना, ठीक है। केटरिंग सर्विसेज भी दिया हुआ है तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा बाय एनीवन अदर देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आईआईएम वाला अगर केटरिंग सर्विसेज दे रहा है तो चलेगा, आईआईएम के अलावा अगर कोई और केटरिंग सर्विस दे रहा है तो नहीं चलेगा, उस पर जीएसटी लग जाएगा। ये कॉमन पॉइंटर्स है। रिक्रूटमेंट कैंपस इंटरव्यूज है, कैंपस इंटरव्यू सर्विसेज है बाय आईआईएम आईआईटीज फ्रॉम कॉर्पोरेट हाउसेज। अगर कोई कॉर्पोरेट वाला है वो आईआईएम के बिहाफ पे रिक्रूटमेंट सर्विस दे रहा है तो वो सर्विसेज भी टैक्सेबल हो जाएगी, उस पर जीएसटी लग जाएगा। रिक्रूटमेंट सर्विस मतलब क्या, मैं आईआईएम से टाई अप करता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ आईआईएम वालों को कि भाई मैं तुम्हारे लिए मैं कंपनी से टाई अप करता हूँ, मैं कंपनी वालों को क्या बोलता हूँ मैं तुम्हारे लिए आईआईएम से स्टूडेंट्स उठा के लाऊंगा, ठीक है। जिसके बदले में अगर तुमने उसको हायर कर दिया तो मुझे कमीशन दे देना, तो वो कमीशन विल बी टैक्सेबल, उस पर जीएसटी लग जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं आउटपुट सर्विसेज। अगर कहीं पे आउटपुट सर्विसेज एग्जाम्प्ट है ना तो वो आउटपुट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मैंने अगर कोई इनपुट सर्विस ली है जिस पे अगर मैंने टैक्स पे किया तो उसका मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा, इट इज कंसिडर्ड अंडर आईटीसी चैप्टर। नेक्स्ट, सर्विसेज रिलेटेड टू हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में सारी बेसिक सर्विसेज है, एनिमल्स एंड बर्ड्स रिलेटेड हो गया एग्जाम्प्ट है, कॉर्ड ब्लड बैंक से प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स एग्जाम्प्ट है। सर्विसेज बाय वे ऑफ ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एंड पैरामेडिक्स। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स मतलब तुम्हारे डॉक्टर्स हो गए, पैरामेडिक्स मतलब नर्सिस हो गए, फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, स्टाफ हो गए, ठीक है। तो ये सारी एग्जाम्प्ट है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स टू एंड फ्रो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्या क्या, एलोपैथी आ गया, योगा आ गया, नेचुरोपैथी आ गया, आयुर्वेदा आ गया, होम्योपैथी आ गया, सिद्धा, यूनानी एटसेट्रा। तो ये सारी सर्विसेज विल बी एग्जाम्प्ट, ठीक है। इट डज नॉट इंक्लूड प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी विल बी टैक्सेबल अनलेस ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो देख लेना। कौन सा, टू रिस्टोर और टू रिस्ट्रक्चर द एनाटॉमी और द फंक्शंस ऑफ द बॉडी। अगर ये तुमको क्वेश्चन में दिखता है तो प्लास्टिक सर्जरी विल बी एग्जाम्प्ट, अदरवाइज प्लास्टिक सर्जरी विल बी टैक्सेबल, ठीक है। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट मतलब तुम्हारे हॉस्पिटल्स हो गया, नर्सिंग होम हो गया, क्लिनिक वगैरह हो गया, सैनिटोरियम हो गया, ये सारे क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में आ जाते हैं। ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और पैरामेडिक्स क्या होता है उसका डेफिनेशन दिया हुआ है, वो देख लेना। रेंटिंग ऑफ रूम्स, अगर कोई पेशेंट है वो पेशेंट को अगर मैं रूम दे रहा हूँ तो वो रूम पे जीएसटी नहीं लगेगा, इट इज एग्जाम्प्ट, ठीक है। फिर तुम वो मत देखना कि भाई ये रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं, ये स्पेसिफिकली कहीं पे एग्जाम्प्ट किया हुआ है ना तो वो स्पेसिफिक प्रोविजन शैल प्रिवेल, ठीक है, ओवर जनरल प्रोविजन। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सीनियर डॉक्टर्स, कंसल्टेंट, टेक्नीशियन। कोई भी सीनियर डॉक्टर है, कंसल्टेंट है या टेक्नीशियन है, वो जो भी सर्विस दे रहा है ना उसकी सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगेगा, वेदर इन इंडिविजुअल कैपेसिटी और एज एन एम्प्लॉय इन एनी हॉस्पिटल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो एग्जाम्पल एक बार देख लेना ध्यान से तो तुमको क्लैरिटी मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगर हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को फूड सर्विसेज दे रहे ना तो वो फूड सर्विसेज पे भी जीएसटी नहीं लगेगा, इट विल बी एग्जाम्प्ट। फूड सप्लाइड टू पेशेंट्स हु आर नॉट एडवाइज्ड और टू एनी अदर्स। देख, दो पार्ट हो जाएंगे फूड सर्विसेज प्रोवाइडेड इन हॉस्पिटल्स में। अगर कोई पेशेंट है जिसको एडवाइज है कि भाई इसको यही डाइट फॉलो करना है और हॉस्पिटल से ही करना है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। दूसरा कोई पेशेंट है अगर वो अपनी मर्जी से हॉस्पिटल का डाइट ले रहा है तो उस पर जीएसटी लग जाएगा। सेकेंडरी, अगर कोई पेशेंट नहीं है, पेशेंट का कोई कॉन्टैक्ट है, वो आ रहा है और वो अगर हॉस्पिटल से कुछ खा रहा है तो उस पर भी जीएसटी लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अदर सर्विसेज अदर देन हेल्थ केयर सर्विसेज इन क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट विल बी टैक्सेबल। Services provided by government, just like rural area, just like your agriculture services, most of the services provided by governments are exempt, ठीक है। देयर आर फ्यू सर्विसेज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है ना तो वो एग्जाम नहीं है, वो टैक्सेबल हो जाएगी ईदर अंडर आरसीएम और अंडर नॉर्मल चार्ज, वो अपन देखते हैं। पहला
तुम्हें अगर क्वेश्चन में 243W दिखता है तो स्ट्रेट अवे एग्जाम कर देना, 243G दिखा तो एग्जाम कर देना, 234W दिखा ना तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, याद रखना 234W इज टैक्सेबल, 243W इज एग्जाम। 243W वो म्यूनसिपैलिटी की एक्टिविटीज़ है, 243G पंचायत की एक्टिविटीज़ है, ठीक है। अभी ये देख, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, एयरक्राफ्ट वेसल है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये अपन ने कहाँ देखा था, ये अपन ने RCM में देखा था एंट्री नंबर 5 में, अगर तुमको याद हो तो एंट्री नंबर 5 में जो भी सर्विसेज है ना वो अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है ना तो उस पे GST लगेगा अंडर नॉर्मल चार्ज, ठीक है, वेदर इट इज प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी और टू अदर देन बिजनेस एंटिटी। अभी इधर देख, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, एंट्री नंबर 6 क्या बोलता है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट विल बी एग्जेम्प्ट एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग। एक्सक्लूडिंग दी फॉलोइंग में क्या है, फॉलोइंग 4 सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट शैल बी लायबल टू GST अंडर नॉर्मल चार्ज। सबसे पहला है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ठीक है, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस, एजेंसी सर्विसेज। टू अदर देन गवर्नमेंट इट विल बी टैक्सेबल, इफ इट इज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट इट विल बी एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू एनी एयरक्राफ्ट और वेसल, ठीक है, एयर इंडिया वगैरह की सर्विस, अगर गवर्नमेंट ओन कोई एयरक्राफ्ट कंपनी है या वेसल कंपनी है तो उस पर भी GST नहीं लगेगा। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और उस पर भी GST लग जाएगा, वो भी टैक्सेबल हो जाएगा अंडर नॉर्मल चार्ज। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स, अगर गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या पैसेंजर का सर्विस दे रहा है तो उस पर भी GST लग जाएगा। एंड लास्ट, एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एनी बिजनेस एंटिटी एक्सेप्ट A to C। यहाँ जो मैंने एरो मारा हुआ ना वहाँ पे लिख देना A to C NCM विल अप्लाई, और ये जो टैक्सेबल है ना वो टैक्सेबल के आगे लिख देना RCM विल अप्लाई। समझ में आ गया? एंट्री नंबर 5 लिख देना, रेफर एंट्री नंबर 5 ऑफ RCM, ठीक है। चल नेक्स्ट, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट, जनरल इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट। अभी ये दो केसेस क्या है, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट जनरल इंश्योरेंस सर्विस दे रहा है, ठीक है, जिसका प्रीमियम एम्प्लॉय या फिर एम्प्लॉय ऑफ स्टेट गवर्नमेंट हो गया, या फिर कोई पुलिस पर्सनल है, या फिर कोई एम्प्लॉय ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर कोई स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज है, वो प्रीमियम पे कर रहा है, ठीक है। अगर प्रीमियम इज पेड बाय द रेसिपिएंट तो उस केस में सर्विस एग्जेम्प्ट हो जाएगी। इफ प्रीमियम इज पेड बाय द गवर्नमेंट तो उस केस में भी सर्विस एग्जेम्प्ट हो जाएगी। एंट्री नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। एंट्री नंबर 7 क्या बोला है, एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू अ बिजनेस एंटिटी, ठीक है, with an aggregate turnover as applicable for registration in the preceding previous year is exempt, ठीक है। If the business entity is liable for registration under 22 or under section 24 then such services shall be taxable on which RCM shall apply, ठीक है। इधर देख, एंट्री नंबर 7 इन शॉर्ट बेसिकली क्या बोलता है कि अगर गवर्नमेंट किसी अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है ना तो वो सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट अगर किसी रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है ना तो वो रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी विल पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज एक्सेप्ट दोज 4 सर्विसेज। नेक्स्ट, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स वगैरह। अभी ये देखिए, ये जो एज एप्लीकेबल फॉर रजिस्ट्रेशन है ना वो तुमको याद रखना पड़ेगा, 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख का। तो एंट्री नंबर 7 में तुम्हें एंट्री नंबर 7 तो याद रखना ही पड़ेगा। इसी के साथ साथ तुम्हें रजिस्ट्रेशन का सेक्शन 22 और सेक्शन 24 का भी प्रोविजन याद रखना पड़ेगा। तुम्हें वो प्रोविजन भी अप्लाई करना पड़ेगा। वो प्रोविजन अप्लाई करने के बाद तुम्हें ये डिसाइड करना पड़ेगा वेदर द बिजनेस एंटिटी इज रजिस्टर्ड और नॉट, और इट इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन और नॉट। इफ इट इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन देन सच सर्विसेज आर टैक्सेबल, इफ इट इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन देन सच सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट, ठीक है। ये तो बाकी अपन ने ऊपर देख ही लिया, वही रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो 4 बेसिक सर्विसेज है प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट विच विल ऑलवेज बी टैक्सेबल, उसी के बारे में बात किया हुआ है। बाय पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज, ये देख, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज, ठीक है, ऑफ गवर्नमेंट टू एनी PSU और प्राइवेट बिजनेस, इसमें RCM लग जाएगा। ये सिक्योरिटी सर्विसेज है, यहाँ पर लिख देना रेफर एंट्री नंबर 14 ऑफ RCM, ठीक है। नेक्स्ट, कोई भी सर्विस अगर गवर्नमेंट किसी को भी कोई भी सर्विस प्रोवाइड करता है जिसका कंसिडरेशन 5000 से कम है तो उस पर भी GST नहीं लगेगा। अगर कंटिन्यूस सप्लाई है तो जो 5000 का जो वैल्यू है ना दैट इज नॉट ट्रीटेड एज वन टाइम बट इट इज ट्रीटेड एज थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल में टोटल कंसिडरेशन 5000 से कम होना चाहिए फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। अमेंडमेंट आया हुआ है एंट्री नंबर 9AA। एज सच इसका अमेंडमेंट के अंदर कुछ है नहीं, तुमको याद क्या रखना है, फीफा, अंडर 17 एंड विमेंस वर्ल्ड कप। फीफा दिखा, अंडर 17 दिखा और वीमेंस वर्ल्ड कप, अगर ये तीनों एक साथ दिख गए तो एग्जेम्प्ट करके आ जाना सर्विसेज को, ठीक है। नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, इसके अंदर एंट्री 9D के अंदर पॉइंट नंबर B इंपॉर्टेंट है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी ट्रस्ट टू एनी रेसिडेंट सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन फॉर विच द कंसिडरेशन इज चार्ज लेस देन और इक्वल टू ₹25,000 पर मंथ पर मेंबर इंक्लूसिव ऑफ बोर्डिंग, लॉजिंग एंड मेंटेनेंस, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंट नंबर B को मार्क करके रख लेना।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, बाकी सब तो एग्जाम है ही, एग्जाम ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट इज एग्जाम, ठीक है। असाइनमेंट ऑफ राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू एनी फार्मर्स विल बी एग्जाम, खाली इंडिविजुअल फार्मर की बात की है। अगर अदर देन फार्मर में किसी और को नेचुरल रिसोर्सेज दे रहा है, अगर गवर्नमेंट अदर देन फार्मर किसी और को नेचुरल रिसोर्सेज दे रहा है तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा, अनलेस अदरवाइज इट इज स्पेसिफिकली मेंशन, ठीक है। ये पॉइंट याद रख लेना। ERCC एंट्री नंबर 65B, इसको इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखना। ये एंट्री नंबर 65B के बाद ना एक मैं छोटा सा इमेज डाल रहा हूँ, वो इमेज को बरोबर देख लेना। वो इमेज को मैंने RCM में कवर नहीं किया था, ऐसा ये जो बोल रहा हूँ ना उसी का वो इमेज भी है, तो वो इमेज ध्यान से देख लेना। ऑल्सो यहाँ पर लिख के रख लेना, ऑल्सो रेफर एंट्री नंबर 5B एंड एंट्री नंबर 5C ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, सो दैट तुमको क्लैरिटी मिल जाएगा। देख 65B क्या बोलता है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, नहीं सॉरी कंफ्यूज हो गया। वो जो मैंने अभी बोला ना वो इमेज वाला एंड 5B 5C वाला, वो यहाँ पर मत लिखना, यहाँ पर नहीं आएगा, वो थोड़ा सा आगे इधर देखिए। ये दूसरा वाला एंट्री, ये है बाय स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर ERCC हो गया। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट ERCC को कोई सर्विस दे रहा है ना, ठीक है, एंड सर्विसेज क्या है, राइट टू कलेक्ट रॉयल्टी, तो उस केस में GST नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। हावेवर कंडीशन क्या है उसका, एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, ERCC को अगर मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया ना तो उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद ERCC शैल सबमिट एन अकाउंट, ठीक है। वो अकाउंट में इट शुड सर्टिफाई दैट GST डिपॉजिटेड बाय माइनिंग लीज होल्डर्स ऑन रॉयल्टी इज मोर देन GST एग्जेम्प्टेड। जितना GST एग्जेम्प्ट था ना उससे ज़्यादा का मैंने GST डिपॉजिट किया है, ठीक है। अगर GST डिपॉजिट GST एग्जेम्प्ट से कम है, जितना GST एग्जेम्प्ट है उससे कम मैंने डिपॉजिट किया ना, तो जो एग्जेम्पशन है ना, दैट एग्जेम्पशन विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ द GST डिपॉजिटेड, दैट इज GST पेड। अगर उल्टा ERCC शैल पे द डिफरेंस, अगर GST एग्जेम्प्ट इज लेस देन अगर GST एग्जेम्प्ट इज मोर देन GST डिपॉजिटेड, ठीक है, तो जितना भी डिफरेंस है दैट डिफरेंस शैल बी पेड बाय द ERCC। नेक्स्ट एंट्री नंबर 74 रिहेबिलिटेशन है, रिकॉग्नाइज्ड। अगर कोई रिहेबिलिटेशन हो गया या थेरेपी हो गया या काउंसलिंग वाला हो गया, ये सर्विस अगर गवर्नमेंट दे रहा है तो वो सर्विस भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। न्यू एंट्री है, एंट्री नंबर 74, इसको मार्क करके रखना। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है, अगर कोई ओरिजिनल वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन है, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट एंड ओरिजिनल वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन है, ओरिजिनल वर्क मतलब न्यू कंस्ट्रक्शन सर्विस, तो सच ओरिजिनल वर्क विल ऑल्सो बी एग्जेम्प्ट। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट है, वन फैमिली के लिए अगर कोई रेसिडेंशियल यूनिट खड़ा कर रहा हूँ तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स अगर मैं खड़ा कर रहा हूँ ना तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री नंबर 41 एंड 41A एंड 41B, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिख के रखना। ऑल्सो रेफर एंट्री नंबर 5B एंड 5C ऑफ RCM। 41A एंड 41B क्या बोलता है, सप्लाई ऑफ TDR FSI एंड लॉन्ग टर्म लीज प्रीमियम ऑफ लैंड बाय लैंड ओनर टू डेवलपर। अगर बाय लैंड ओनर टू प्रमोटर है, ठीक है, तो उस केस में RCM लग जाएगा। बाय एनी पर्सन टू प्रमोटर है तो RCM लग जाएगा। बाय एनी पर्सन टू डेवलपर है तो भी वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर NCM। हावेवर स्पेसिफिक बाय लैंड ओनर टू डेवलपर है तो ही एग्जेम्प्ट है, ठीक है। एग्जेम्पशन की कंडीशन क्या है, जो कंस्ट्रक्टेड फ्लैट्स है ना, सच फ्लैट शुड बी सोल्ड बिफोर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, पूरा का पूरा फ्लैट, एंड उस फ्लैट को जो मैंने बेचा ना उस पर जितना भी टैक्स है सच टैक्स शुड हैव बीन पेड। अगर मैंने बाद में बेचा ना उसको, अगर मैंने इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद बेचा है ना, तो मैंने जो भी एग्जेम्पशन मैंने क्लेम किया रहेगा सच एग्जेम्पशन शैल बी विड्रॉन। हाउएवर विड्रॉवल विल बी टू द एक्सटेंट ऑफ 1% एंड 5%। इसके बाद मैं एक छोटा सा इमेज डाल रहा हूँ, वो इमेज एक बार देख लेना तो तुमको क्लैरिटी मिल जाएगा। एंट्री नंबर 5B 5C एज वेल एज एंट्री नंबर 41A 41B का, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क करके। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विसेज, इसके अंदर 3 एंट्री है, एंट्री नंबर 15, एंट्री नंबर 16, एंट्री नंबर 17। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स का एक क्रक्स दे देता हूँ मैं, वो ध्यान रखना। ट्रांसपोर्टेशन अगर AC तुमको दिखता है, AC अगर दिखा ना तो इट विल ऑलवेज बी टैक्सेबल। मोड ऑफ कन्वेंस इफ इट इज AC इट विल ऑलवेज बी टैक्सेबल एक्सक्लूडिंग मोनोरेल मेट्रो ट्रामवे। मोनोरेल मेट्रो ट्रामवे इज एग्जेम्प्ट इवन इफ इट इज AC, ठीक है। सेकंड, अगर तुमको इनलैंड वाटरवेज दिखता है ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनलैंड वाटरवेज, तो इट विल ऑलवेज बी एग्जेम्प्ट। थर्ड, अगर तुमको टूरिज्म या चार्टर पर्पस या ट्रेड पर्पस के लिए दिखा ना तो इट विल ऑलवेज बी टैक्सेबल।
बरोबर। तो अभी अगर इनलैंड वाटरवेज आता है प्लस चार्टर आएगा तो भैया इनलैंड वाटरवेज एग्जेम्प्ट है, चार्टर टैक्सेबल है, तो अपन क्या देखेंगे, एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल। तो जो गवर्नमेंट के फेवर में ना अपन वो देखेंगे, गवर्नमेंट के फेवर में टैक्सेबल है तो टैक्सेबल करके आएंगे। समझ में आ गया। टैक्सेशन अगर तुम करते हो ना तो तुमको हमेशा गवर्नमेंट के हित में सोचना होता है। सरकार क्या है भैया, सरकार अपने फायदे में अपने लिए कुछ अगर निकालेगी ना विच इज बेनिफिशियल टू अस, तो उसमें भी वो अपना फायदा ढूंढ लेगी। समझ में आया। चल अपन देखते हैं क्या है। एंट्री नंबर 15 क्या बोलता है, ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज फर्स्ट एयरवेज स्टार्टिंग और एंडिंग एट सतनाम और बागडोगरा इन वेस्ट बंगाल। अगर इन एयरपोर्ट से सिक्किम, आसाम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर और बागडोगरा, अगर इन एयरपोर्ट से कोई फ्लाइट स्टार्ट होती है या वहाँ पर एंड होती है तो टैक्स नहीं लगेगा, GST नहीं लगेगा। नॉन AC कॉन्ट्रैक्ट कैरेज आ गया तो GST नहीं लगेगा। AC आ गया तो GST लग जाएगा। टूरिज्म चार्टर्ड या हायर पर्पस या कंडक्ट इसके लिए आ गया तो भी GST लग जाएगा। स्टेज कैरेज है अदर देन AC GST नहीं लगेगा, AC है तो GST लग जाएगा। एंट्री नंबर 16 टू सेंट्रल गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ RCS मतलब रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। अगर कोई RCS एयरपोर्ट है, ठीक है, जो कंसिडरेशन चार्ज करता है इन द फॉर्म ऑफ वायबल गैप फंडिंग, तो उस वायबल गैप फंडिंग पे भी GST नहीं लगेगा। कब तक नहीं लगेगा, 3 साल तक नहीं लगेगा, फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन। एक बार 3 साल खत्म हो गया ना उसके बाद GST लगना चालू हो जाएगा। एंट्री नंबर 17 ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बाय रेलवेज। फर्स्ट क्लास है या AC है तो GST लग जाएगा, सेकेंड क्लास और नॉन AC है तो GST नहीं लगेगा। मोनोरेल, मेट्रो, ट्रामवे इवन इफ इट इज AC GST नहीं लगेगा। इनलैंड वाटरवेज पर कभी GST नहीं लगेगा अनलेस एंड अदरवाइज इट इज फॉर टूरिज्म और चार्टर पर्पस। टूरिज्म चार्टर दिख गया मतलब टैक्सेबल। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है एग्जेम्प्ट, टूरिज्म चार्टर पर्पस के लिए टैक्सेबल। मीटर्ड कैब्स, ऑटो रिक्शाज एग्जेम्प्ट। ठीक है, इसके ये 2 नोट है, ये 2 नोट देख लेना। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स थ्रू एनी मोड कन्वेंस विद AC ऑलवेज टैक्सेबल एक्सेप्ट मेट्रो, मोनोरेल और ट्रामवे। ये अपन ने कन्वर्ट कर लिया था। अपने इस वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद जितनी भी एंट्रीज है ना वो सारी की सारी अपन इसके पार्ट 2 में कवर करेंगे। चल देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में 6 एंट्री है टोटल, 5 एंट्रीज पुरानी है और एक अमेंडेड एंट्री है। देख पे क्या बोलता है, सबसे पहला ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोडवेज। अगर मैं रोडवेज से कोई भी गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ, एनी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन बाय रोडवेज एक्सेप्ट GTA विल बी एग्जेम्प्ट। GTA के केस में वहाँ पे लिखना रेफर एंट्री नंबर 1 RCM। तो इफ GTA इज प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज टू रजिस्टर्ड रेसिपिएंट, तो उस केस में अगर GTA 5% पे टैक्स पे कर रहा है तो RCM लग जाएगा, 12% पे टैक्स कर रहा है तो GTA विल पे टैक्स। अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट है तो इट विल बी एग्जेम्प्ट बाय वर्च्यू ऑफ एंट्री नंबर 18। समझ में आ गया। तो रोडवेज से अगर मैं कोई भी गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ, एनी डैम गुड्स, इट इज एग्जेम्प्ट एक्सेप्ट GTA और कुरियर एजेंसी। इनलैंड वाटरवेज इज ऑलवेज एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रेलवेज और वेसल्स इन इंडिया। ठीक है, अभी रेलवे से अगर मैं ये गुड्स प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, इन गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूँ ना तो इट विल बी एग्जेम्प्ट। अदर गुड्स है तो इट विल बी टैक्सेबल। ठीक है, रिलीफ मटेरियल आ गया, डिफेंस आ गया, डिफेंस मिलिट्री आ गया, न्यूज़पेपर आ गया, मैगजीन आ गया, रेलवे इक्विपमेंट्स आ गए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आ गया, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन्स, पल्सेस आ गया, ऑर्गेनिक मैन्योर आ गया। तो अगर इनका मैं ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूँ तो इट इज एग्जेम्प्ट, अदरवाइज इट इज टैक्सेबल। नेक्स्ट, GTA services transportation of following through GTA shall be exempt. Transportation of goods mentioned in entry, अगर एंट्री नंबर 20 ये जो मैंने मेंशन किया ना, रिलीफ मटेरियल, डिफेंस वगैरह, इन सब अगर GTA इन सब गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है तो GTA सर्विसेज विल बी एग्जेम्प्ट। ठीक है, अगर GTA ट्रांसपोर्ट सिंगल कंसाइनर है तो सिंगल कैरेज है तो 15 लेस देन 1500 वैल्यू है तो एग्जेम्प्ट। सिंगल कंसाइनी है तो लेस देन 750 अगर उसका वैल्यू है तो एग्जेम्प्ट। मोर देन 1500 टैक्सेबल, मोर देन 750 टैक्सेबल। नेक्स्ट, बाय GTA टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। अपन ने RCM में भी देखा था, यहाँ पर भी लिख लेना, फॉलो रेफर RCM। अनरजिस्टर्ड पर्सन को है तो एग्जेम्प्ट, रजिस्टर्ड रेसिपिएंट ये है ना रजिस्टर्ड रेसिपिएंट तो टैक्सेबल हो जाएगा, अदरवाइज एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट, बाय GTA टू, इन लोगों को अगर मैंने दिया है कोई भी सर्विसेज एज अ GTA तो इट विल बी एग्जेम्प्ट। मोस्टली दे आर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, लोकल अथॉरिटीज और एनी अदर गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट कंपनी विच हैज बीन रजिस्टर्ड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग TCS और डिपॉजिटिंग TDS। ठीक है, ये न्यूली एडेड है, एंट्री नंबर 21B, इसको मार्क करके रखना।
नेक्स्ट न्यू एंट्री है, एंट्री नंबर 19A। 19A और 19B दो नई एंट्री आई है। वो क्या बोलती है कि अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूँ ईदर फ्रॉम एयरवेज और वाटरवेज देन इट विल बी एग्जेम्प्ट। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयरक्राफ्ट फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट एग्जेम्प्ट। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल फ्रॉम इंडिया आउटसाइड इंडिया ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट एग्जेम्प्ट। ठीक है, अभी इधर देख, जीटीए सर्विसेज टू रजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड फॉलोइंग पर्सन इवन इफ अनरजिस्टर्ड शैल बी टैक्सेबल, ये दिया हुआ है। इन अदर वर्ड्स वाला देख लेना, जीटीए सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन विल बी एग्जेम्प्ट। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट कि अगर जीटीए 5% पे टैक्स पे कर रहा है अपनी अदर सर्विसेज पे, देन आरसीएम लग जाएगा एंड रजिस्टर स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड रेसिपिएंट विल पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। अगर कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं, अगर जीटीए इज नॉट इशूइंग कंसाइनमेंट नोट, देन इन सच केस एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए शैल बी एग्जेम्प्ट। इसका दो एग्जांपल है, वो दोनों एग्जांपल देख लेना तो तुमको पता चल जाएगा कौन सी एंट्री में एग्जेम्प्ट हो रहा है। एंड लास्ट, इंटरमीडियरी और एंसिलरी सर्विसेज। अगर जीटीए सर्विसेज के साथ मैं कोई इंटरमीडियरी या एंसिलरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ तो अगेन इफ इट इज कंपोजिट सप्लाई, तो प्राइमरी सर्विस विल बी जीटीए सर्विसेज एंड टैक्सेबिलिटी विल डिपेंड अकॉर्डिंगली। अगर वो कंपोजिट सप्लाई नहीं है, मतलब अगर मैं उसको सेपरेटली दे रहा हूँ प्लस इनवॉइस में भी सेपरेटली उसको चार्ज कर रहा हूँ, तो उस केस में सच सर्विसेज शैल बी ट्रीटेड एज सेपरेटली एंड उसका टैक्सेबिलिटी भी अलग अलग डिसाइड होगा। समझ में आ गया? चल, एंट्री पॉइंट नंबर 9 दैट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल से रिलेटेड। इसके बाद जितनी भी एंट्रीज है वो सारी की सारी अपन पार्ट 2 में कवर करेंगे, तो पार्ट 2 भी वीडियो का एक बार देख लेना, तुरंत देख लेना सो दैट तुम्हारा लिंक बना रहे। ठीक है, चलो भाई, अडियोस एंड हैव अ नाइस डे, बाय।